सो हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई एम रियली सॉरी ड्यू टू सम टेक्निकल अपलोड इशू। आज का जो मॉर्निंग वीडियो थोड़ा लेट हो गया, तो जो आज के टॉप 10 क्वेश्चन वो मैं अब ला पा रहा हूँ। सो आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले। बट कल से बिल्कुल टाइम पे मामला रहेगा, सुबह के सुबह हमारे डेली वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, तो आज के डिले के लिए सॉरी। तो ये शुरू करते हैं 16 मई के टॉप 10 वेरी इंपॉर्टेंट जीके एमसीक्यूज अलॉन्ग विद द आर्टिकल्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो पूरा कवरेज करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द नॉर्मल मॉनसून ऑनसेट डेट फॉर केरला? तो आप जानते हैं कि मॉनसून बस अगले महीने आने ही वाले हैं। ठीक, तो आपको ये बताना है, क्योंकि जो इंडिया का मेन लैंड है उसमें सबसे पहले केरला में स्ट्राइक करते हैं मॉनसून। सो व्हाट इज द नॉर्मल मॉनसून ऑनसेट डेट? ऑनसेट मतलब जब एंट्री हो जाती है, तो वो ऑफिशियल डेट क्या होती है? आंसर है इसका 1 जून। जून 1 वो डेट मानी जाती है। अब कई बार डिले होते हैं, कई बार प्रीपोन होते हैं, वो एक अलग बात है, बट नॉर्मल स्टैंडर्ड 1 जून माना जाता है कि 1 जून को मानसून को केरला स्ट्राइक कर देना चाहिए, फिर वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, खैर प्रेडिक्शन आ गया, वो देख लीजिए। तो 1 जून क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे दो तरह के एस्टिमेट्स करे गए हैं, या फिर जो ये लोग फोरकास्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक एस्टिमेट या फोरकास्ट किया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी ने, और एक किया है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने जिसका स्काईमेट नाम है। दोनों में एक फर्क है। फर्क ये है, देख लीजिए। सो जो इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जिसको हम आईएमडी बोलते हैं, उन्होंने फोरकास्ट किया है दैट देयर विल बी अ डिले इन द अराइवल ऑफ मॉनसून ओवर केरला। वाइल स्काईमेट जो है विच इज अ प्राइवेट फोरकास्टर, उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि अर्ली आएंगे मॉनसून, मतलब 1 जून से पहले। ठीक है, और दोनों के बीच का डिफरेंस लगभग हफ्ते भर का है, 7 दिन के आसपास का। ठीक है, अब यहाँ पे अगले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन हमें इंपॉर्टेंट मिलती है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस साल के फोरकास्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो तो हर साल बदलता रहता है। बट इस फोरकास्ट में जो फैक्ट छुपे होते हैं, सवाल वहां से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा, द नॉर्मल डेट ऑफ ऑनसेट फॉर द स्टेट इज जून 1। तो आप कई बार ज्योग्राफी वाली किताबों में देखते हैं ना, इंडिया का मैप बना होता है और वहां पे कुछ लाइनें खींची होती हैं जहां पे मॉनसून सेम डेट को स्ट्राइक करता है और डेट्स लिखी होती हैं। वहां पे केरला की डेट 1 जून होती है। ठीक है, तो ये वहां से इंफॉर्मेशन है। अब देख लीजिए, आईएमडी का प्रोडिक्शन है जून 5 का, और स्काईमेट का प्रोडिक्शन 28 मई का है। तो एक बोल रहा है लेट होगा, एक बोल रहा है जल्दी होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं जो डिफरेंस आ रहा है। The time of the monsoon's arrival in Kerala does not influence its overall progress, distribution or quantum of rain over the ensuing monsoon month of June and September। तो ये जो अराइवल का टाइम है केरला में मॉनसून का, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता आगे के लिए। ठीक है, कि मतलब ओवरऑल इन 2 महीनों में जून सितंबर, मतलब जून जुलाई अगस्त, ये तो हमारे मॉनसून के मंथ्स होते हैं ना, 3 4 महीने। इसमें कोई बहुत मेन फर्क नहीं पड़ता केरला में एंट्री का, थोड़ा पहले थोड़ा बाद में चलता है। ओवरऑल वो रिकवर कर लेता है, ये बात बोली गई है। ठीक, तो इट इज नॉट अ वेरी मेजर फैक्टर टू वरी, उसमें चिंता की कोई ऐसी बात नहीं है। अब यहां मेन चीज देखिएगा, ये द डिस्क्रिपेंसी, ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, दैट अपियर्स लार्जली on the agency's interpretation of the influence of a developing cyclone in the Bay of Bengal as well as prevailing summer temperatures in North India। तो अभी जो समर चल रहे हैं, इसमें तो नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर्स हैं, प्लस एक साइक्लोन डेवलप होने की स्थिति में है बे ऑफ बंगाल में, जिसके बारे में नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि हमें केयरफुल रहना है, शायद वो साइक्लोन बन डेवलप हो सकता है। ठीक है, इन दोनों फैक्टर्स का मॉनसून पे इंटरप्रिटेशन क्या होगा, उस डिफरेंस के कारण दोनों लोग अलग डेट बता रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे एक बात सुनिएगा कि दिस स्टॉर्म, जो साइक्लोन बनने की चांसेस हैं, दिस स्टॉर्म विच इज अ नॉर्मल फीचर ड्यूरिंग मे इज लाइकली टू बर्ग्यून इनटू साइक्लोन बाय द वीकेंड। तो अभी ये स्टॉर्म है, पर ये अपना पूरा स्केल बढ़ा के क्या बन सकता है, साइक्लोन वीकेंड तक। ठीक है, एंड एड द एडवेंट ऑफ द मॉनसून इनटू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो वहां पे एड या हेल्प करेगा मॉनसून को। हियर ऑन द मॉनसून टिपिकली टेक्स 10 to 11 days टू रीच द केरला कोस्ट। उसके 10 से 11 दिन के बाद मॉनसून केरला पहुंच जाता है। ठीक है, तो आपको यहां पे सवाल ये भी बनता है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो मॉनसून को हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं, जैसे यहां पे बोला जा रहा है। ठीक है, अब यहां पे जो जीपी शर्मा है, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्काईमेट, उन्होंने कहा है, उनका जो लॉजिक है इस डेट के लिए वो ये है, थोड़ा फोटो छोटा करना पड़ेगा यहाँ पे, हाँ जी, दैट cyclone will not hamper this routine procedure and that the early onset of monsoon in the Andaman and Nicobar Island will therefore bring the monsoon early over Kerala। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जो साइक्लोन है ये मॉनसून के मूवमेंट को हैम्पर नहीं करेगा,
इस कारण से क्या कहते हैं कि अ, जो मतलब कि उससे कोई डिले नहीं होने वाला, इसलिए अर्ली की बात करिए, मतलब जून 1 की डेट होती है, 28 मई का बोल रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो साइक्लोन की बात हो रही है, ये कहां पे मॉनसून की हेल्प करेगा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इसे जनरिक मत बोलना कि हर जगह हेल्प करता है। इट विल हेल्प द एडवेंट ऑफ द मॉनसून इनटू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पर स्काईमेट ये बोल रहा है कि भाई कोई मॉनसून के प्रोग्रेशन में साइक्लोन से कोई हैम्परिंग नहीं होने वाली, इसलिए उन्होंने अर्ली अर्ली प्रेडिक्शन किया है 28 मई का, ठीक है। जबकि नॉर्मल डेट 1 जून की होती है। फ्रेंड्स, एक डाउट थी मेरी यहाँ पे, ये तो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस के ओपिनियंस है, आर दे इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन? मे बी नॉट डायरेक्टली, बिकॉज डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा, पर ज्योग्राफी के फिनोमेना को समझने के लिए सवाल यहां से तो आ सकता है इस लाइन से। बट ज्योग्राफी में बार बार हम साइक्लोन्स, मॉनसून, इन सब की बातें पढ़ते रहते हैं थ्योरिटिकली। प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है इसको पढ़िए, आपकी थ्योरी करंट अफेयर से जुड़ जाएगी, तो वो बात समझने में वहां पे हेल्प मिलेगी आपको ज्योग्राफी में। इसलिए मैं इनके ओपिनियन काफी सीरियसली पढ़ता भी हूं और उससे मेरी समझ भी बढ़ती है। आपको भी करना चाहिए। आगे चलते हैं। कल कुछ अनाउंसमेंट्स हुए हैं, तो उसके बारे में सवाल। आप जानते हैं कि 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें सब बातें बोली जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 उसी के ऊपर है। व्हाट विल बी द एलोकेशन फॉर पीएम मत्स्य संपदा योजना? मत्स्य मतलब होता है मछली, तो यहां फिशरीज की बात हो रही है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये जो शुरू करी जा रही है, इसका लोकेशन होगा 20,000 करोड़ रुपीज। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, आउटले या लोकेशन के ऊपर भी और स्कीम के नाम पर भी। अब हिंदू के फर्स्ट पेज में पूरी उसका एक समरी दी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो देख लीजिए। So it primarily focused on agriculture and the allied activities. So there will be a fund worth 1 lakh crore rupees which will be given to agricultural cooperative societies, farmer producer organizations and startups for boosting farm gate infrastructure. ठीक है। दूसरी बात, 10,000 करोड़ रुपीस किसके लिए है? फॉर द फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस एंड क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग अप्रोच टू बी फॉलोड। तो क्लस्टर बेस्ड मतलब रीजन को क्लस्टर में बांटा जाएगा और ऑब्वियसली हर रीजन की कोई स्पेशलिस्ट क्रॉप हुआ करेगी, तो उस क्लस्टर अप्रोच से यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। और यहां देख लीजिए 20,000 करोड़ इज फॉर फिशरमैन अंडर द प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना, एक्सपेक्टेड टू पेव द वे फॉर एडिशनल फिश प्रोडक्शन ऑफ 70 lakh tons over 5 years. This official fact is very very important for the objective questions also, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक या जो भी हो। उसके अलावा सब्जेक्टिव एग्जाम्स ऐसे जीडीपीएस में भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफिशियल फैक्ट है। ठीक है। एक चीज देखिए आपने फ्रेंड्स इन सब चीजों में, कि एक कोशिश करी जा रही है गवर्नमेंट द्वारा कि हर एस्पेक्ट कवर करा जाए, चाहे इंडस्ट्रीज हो, एमएसएमईज हो, एग्रीकल्चर हो, लेबर्स हो, फार्मर्स हो, पूरा एग्जॉस्टिव कवरेज करा जा रहा है। इंप्लीमेंटेशन की अच्छा तो बढ़िया बात है, बट कवरेज काफी अच्छा है, ये अच्छी बात है इस क्राइसिस के टाइम में। 13,000 करोड़ दिए जा रहे हैं ड्राइव टू अचीव 100% वैक्सीनेशन ऑफ कैटल, बफेलोज, शिप, गोट्स एंड पिग्स। ठीक है। 15,000 करोड़ किसके लिए? बूस्ट फॉर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। 4,000 करोड़ के आसपास दिया जाएगा फॉर प्रमोशन ऑफ हर्बल कल्टिवेशन। 10 लाख हेक्टेयर्स विल बी कवर्ड। ठीक है। तो हर्बल कल्टिवेशन के लिए 4,000 करोड़, एरिया कवर लगभग 10 लाख हेक्टेयर के आसपास होगा। 500 करोड़ बी कीपिंग के लिए रखा जाएगा। ठीक है। एक दो चेंजेस और करे हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को अमेंड करा गया है, करा जाएगा, मतलब इट विल बी अमेंडेड टू डीरेगुलेट सीरियल्स, एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड, पल्सेस, अनियन एंड पोटैटो। ठीक है। सो इस एक्ट को अमेंड करा जाएगा ताकि डीरेगुलेट करे जाके प्राइसेस किसकी? सीरियल्स, एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड, पल्सेस, अनियन एंड पोटैटो। ठीक है। एक चीज और देख लीजिए, मार्केटिंग रिफॉर्म्स, वो सब्जी वाला हर शाम को आता है, उसकी आपको थोड़ी आवाज आ रही होगी, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है। डोंट वरी, सॉरी। Marketing reforms to be undertaken to provide adequate choice for farmers to sell produce at price of their choice. तो यहां पे क्रॉप के मार्केटिंग रिफॉर्म्स भी करे जाएंगे ताकि फार्मर्स को अपनी मनचाही मार्केट प्राइस वहां पे मिल पाए, तो प्राइस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स पढ़िए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट शिप कमीशन हुई, आपको बताना है आंसर। रीड करिए क्वेश्चन। Which ship has been recently commissioned by the ICG, Indian Coast Guard, digitally? कोस्ट गार्ड की बात हो रही है फ्रेंड्स, नेवी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है। डिजिटली मतलब अक्सर ये, आई थिंक ये पहली शिप है जिसका डिजिटल इस तरह से कमीशन करा गया, बिकॉज कोविड-19 की वजह से वहां पे मिनिस्टर्स जा नहीं पाए। आंसर देख लीजिए, द आंसर इज आईसीजी मतलब इंडियन कोस्टल गार्ड्स, एस मतलब शिप, सचेत इज द नेम।
ICGS शिप का जो डेजिग्नेशन होता है, सचेत नाम है शिप का, तो इस नाम को ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल देख लो द हिंदी न्यूज़पेपर से, ठीक है। सो आप जानते हैं, ये देख लो, अ शिप एंड टू इंटरसेप्टर बोट्स, IB जो बोलते हैं, दे वर कमीशन्ड इनटू कोस्टल गार्ड इन गोवा वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस फ्रॉम द नेशनल कैपिटल बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अब इसके बाद कमीशनिंग के बाद हुआ क्या, वो देख लीजिए। दिस मार्क्स अ लैंडमार्क फॉर द फोर्स, इट नाउ हैज 150 शिप्स एंड बोट्स एंड 62 एयरक्राफ्ट। तो शिप और बोट्स का नंबर 150 तक पहुंच गया है, तो इस 150 पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। The ships on joining the fleet will be deployed extensively for the EEZ, Exclusive Economic Zone, for surveillance, coastal security, and other duties as enshrined in the Coast Guard Charter of Duties to safeguard the maritime interest of the nation. ठीक है, अब इस शिप का नाम देख लो, शिप सचेत। इट इज द फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ 5 OPVs, मतलब ऑफ शोर पेट्रोल वेसल्स, और बिल्ड किसने किया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, GSL। ये नाम भी जरूरी है, सचेत और GSL दोनों के क्वेश्चन आपस में भी आ सकते हैं, केयरफुल रहिएगा। और जो बाकी बोट्स है हमारी, कौन सी बोट्स थी, हाँ, इंटरसेप्टर बोट्स, उनके नाम देख लो, C450, C451। दे आर डिजाइंड एंड बिल्ड अप बाय L&T शिपयार्ड हजीरा। 30 मीटर लॉन्ग बोट्स है, केपेबल ऑफ achieving speed of 45 knots and designed for high speed interception, close patrols and low intensity operations। ठीक है, बाकी खबर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इनिशियल इनके नाम दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सचेत का नाम और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, और अब नंबर 150 हो गया शिप्स एंड बोट्स का। दीज 3 इंफॉर्मेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये फोटोज का आप देख सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। गोल, ये प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, आपको बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सोचिए फ्रेंड्स, मैं आपको 15 सेकंड दे रहा हूं, सोचो एक बार। जिनको पता था वो तो आंसर बता देंगे। एक बार, कई लोग आप में से बोलते हैं ना कि हमें सिक्स सेंस ट्राई करना चाहिए, मतलब एक तुक्का मारते हैं, कई लोग सिक्स सेंस के नाम से बोलते हैं, तो मुझे लगता है सही बात नहीं, तो एक बार ट्राई करो, अगर नहीं पता तो ट्राई करो। 10 सेकंड दे रहा हूं, फिर मैं आंसर बताऊंगा। गिव इट अ ट्राई। गोल प्रोग्राम किससे है? ऑब्वियसली एक एक्रोनिम में आप समझ सकते हैं, आपको मिनिस्ट्री का नाम बताना है इसमें। करा गेस? चलो अब आप सोचना गेस सही है या नहीं। ट्राइबल अफेयर्स इज द आंसर, ट्राइबल अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूज ऑन AIR, जो ऑल इंडिया रेडियो होता है, प्रसार भारती, वहां से खबर लाया हूं मैं यहाँ पे। सो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं, अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने गोल प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब इसका पर्पस क्या होगा, टू प्रोवाइड ऑनलाइन मेंटरशिप टू ट्राइबल यूथ। अब यहाँ पे खबर इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा हैज लॉन्च्ड गोल, फुल फॉर्म देखो अब, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। This is a program of his ministry in partnership with Facebook at a webinar in New Delhi today. तो ये गोल प्रोग्राम गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का है। किससे कोलैबोरेशन में? फेसबुक। ये कोलैबोरेशन पे फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, ठीक है। और पर्पस देख लो, द गोल प्रोग्राम इज डिजाइन टू प्रोवाइड मेंटरशिप टू ट्राइबल यूथ थ्रू डिजिटल मोड। द डिजिटली इनेबल्ड प्रोग्राम envisaged to act as a catalyst to provide hidden talents of the tribal youth, which will help in their personality development as well as contribute to all round upliftment of their society। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए। अकॉर्डिंग अनाउंसिंग द प्रोग्राम, तो मुंडा जी ने क्या बोला है, डिजिटल लिटरेसी हैज गेन इंपॉर्टेंस इन व्यू ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। तो बिल्कुल सही बात है, और जो पार्टनरशिप है उनकी फेसबुक के साथ थ्रू द गोल प्रोग्राम, ये बिल्कुल सही टाइम पर आ रही है, टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्राइबल यूथ एंड वुमेन टू मूव अहेड इन लाइफ। ठीक है, और टारगेट क्या है? It intends to upskill and empower 5,000 tribal youths in the current phase to harness the full potential of digital platforms and tools to learn new ways of doing business, explore and connect with domestic and international markets। Friends, आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए कीवर्ड्स गोल, फुल फॉर्म गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ट्राइबल मिनिस्ट्री, उनके मिनिस्टर का नाम अर्जुन मुंडा, और फेसबुक कोलैबोरेशन, ये बात। पर कई बार देखिए, कई बार आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग लिखें कैसे। फॉर एग्जांपल यूपीएससी का मेंस हो जाता है, या फिर आपको ऐसे लिखना है, कभी इंटरव्यू में बात करनी है, तो कई बार कंटेंट डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है, इसलिए आर्टिकल पूरा पढ़ा करो। काम की वजह सिर्फ 3 थी, बट किस भाषा में अखबार लिख रहा है और मिनिस्टर बोल रहा है, दे आर दी ऑफिशियल वर्ड्स। इन वर्ड्स के जितना करीब इस्तेमाल करोगे आपके लिए एग्जाम में अच्छा रहेगा। देखो, बात भी सारी बोल दी, वर्ड्स भी सिंपल इस्तेमाल करे, घुमाए भी नहीं बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स पढ़ा करो, उससे आपका कंटेंट काफी बढ़ेगा, आपको वर्बल में भी फायदा मिलेगा। ये बात मैं कह रहा था। आगे चलते हैं, चलिए। डिफेंस मिनिस्ट्री हैज लॉन्च DTIS,
डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आज का। आपको यह बताना है कि जो नई स्कीम चालू करी है, लॉन्च करी गई है डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा, डीटीआईएस, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, इस स्कीम का आउटले कितना है ये आपको बताना है। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 या 400 करोड़? द आंसर इज 400 करोड़। फ्रेंड्स, आउटलेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सवाल इस पे आता है और इसमें तो तुक्का लगा नहीं सकते आप। क्या तुक्का लगाओगे कि चलो सोचते कितना पैसा देना चाहिए? भाई पैसा तो दे दिया गया है, अप्रूव हो गया है, आपको पढ़ के ही इसको याद रखना पड़ेगा। कॉमन सेंस यहां काम नहीं करेगा, ठीक है? इसलिए हमें बहुत नंबर के रटने वाला काम नहीं करना है, पर कुछ बेसिक फैक्ट, स्पेशली आउटलेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना पड़ेगा। आर्टिकल देख लीजिए द हिंदी न्यूज़पेपर से। सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन फ्राइडे हैज अप्रूव द लॉन्च ऑफ डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम डीटीआईएस विद एन आउटले ऑफ 400 करोड़ रुपीज फॉर अ पर्पस, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर क्रिएटिंग स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डोमेस्टिक डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, द स्कीम वुड रन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 years एंड एम्फसाइजेस, क्या टारगेट है वो देखिए, क्या विजन है, टू सेट अप 6 to 8 न्यू टेस्टिंग फैसिलिटीज इन पार्टनरशिप विद प्राइवेट प्लेयर्स। तो प्राइवेट प्लेयर इन्वॉल्व होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी सवाल बन सकता है। देखिए आप फ्रेंड जानते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी प्रीलिम में एक चीज के बारे में 3 फैक्ट देता है कई बार सवालों में और पूछता है सही कौन से हैं, तो इसलिए आपको प्रिसीजन से हर खबर के डिटेल में जाना पड़ेगा। हर बार सिंगल वर्ड का आंसर नहीं आता, तो इसलिए पूरा पढ़ने की बात मैं करता हूं। इसलिए कई बार जल्दबाजी एग्जाम में नुकसान पहुंचा सकती है। आगे पढ़े। दिस विल, ये जो पार्टनरशिप है बनाने के लिए उसके बारे में बात हो रही है, दिस विल फैसिलिटेट इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन, कॉन्सिक्वेंटली रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स। ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है। एक चीज और, द प्रोजेक्ट अंडर द स्कीम विल बी प्रोवाइडेड अप with up to 75% गवर्नमेंट फंडिंग इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड। तो 75% फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट इन एड की फॉर्म में होगी। अगेन दिस पॉइंट, प्राइवेट प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट, स्कीम का नाम, ये जो आउटले था और उसका पर्पस, ऑल दी 4 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। बात बहुत सिंपल है और देखिए आप डेली बेसिस पर पढ़ते चलो तो बेटर काम रहता है, बाद में इनको वाइंड अप करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो आई होप क्लियर हो गई कहानी। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिक्किम वॉज ग्रांटेड स्टेटहुड इन विच ईयर? सिक्किम को स्टेटहुड ग्रांट कब किया गया था? द आंसर इज 1975। और डेट पता है क्या थी? 16 मई 1975। 16 मई 1975। सॉरी, मुझे एक दो बातें इसमें और बतानी थी आपको। पहले मोनार्की थी सिक्किम में, मोनार्की, और जो वहां के मोनार्क्स थे उन्हें चोग्याल्स बोलते थे। चोग्याल्स, चोग्याल्स बोलते थे वहां के जो मोनार्क्स थे। पर 1975 में सिक्किम की जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपील करी इंडियन पार्लियामेंट से कि आप हमें, मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि इंडिया के अंडर सिक्किम आना चाहता है, तो फिर चोग्याल्स का पूरा डिसआर्मामेंट करवाया इंडियन आर्मी ने। और वहां पे उसके बाद वो हुआ, क्या कहते हैं, अरे मैं वर्ड मिस कर गया, जो अपनी वोटिंग होती है ना, आई एम जस्ट मिसिंग दैट वर्ड, जस्ट रेफरेंडम, यस सॉरी एकदम से मिस हो गया, रेफरेंडम करवाया। ठीक है, तो वहां पे रेफरेंडम कराया और लगभग 97.5% सिक्किम के लोगों ने बोला कि हमें इंडिया के साथ जाना है, और उन्होंने बोला कि मोनार्की अबॉलिश करवा देनी चाहिए। और उसके बाद आया 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू पहले सिक्किम बना एसोसिएट स्टेट, जो उस समय काफी यूनिक स्टेटस था। उसके जस्ट एक महीने बाद 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया, जिसके अकॉर्डिंग सिक्किम इंडिया का स्टेट बन गया। उस समय के हिसाब से 22nd स्टेट बना था। डेट क्या थी? 16 मई 1975। तो अमेंडमेंट के ध्यान रखना, इससे बना था सिक्किम 35th वाले से। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके सिक्किम को इंक्लूड करा गया था और शेड्यूल 1 में उसका नाम ऐड करा गया था 22nd स्टेट के फॉर्म में। तो 35th वाले से वो क्या बना था? 35th वाले से एसोसिएट स्टेट, और एक्चुअल स्टेट कब बना था यहां पे? 36th वाले से। चोग्याल्स मोनार्की फिर अबॉलिश हो गई, उसके बाद तो इंडिया तो रिपब्लिक है, उसका पार्ट बन गया था। क्लियर है बात? तो 16 मई 1975, 35th 36th अमेंडमेंट एक्ट, 22nd स्टेट, चोग्याल्स मोनार्की, ये वर्ड आपको पता होने चाहिए। एंड द ईयर, द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, वाज 1975। इसलिए 16 मई को सिक्किम का मनाते हैं स्टेटहुड डे, स्टेटहुड डे। ठीक है, चलो 7th, हमें वर्ल्ड बैंक से और हेल्प मिली है।
ठीक है, उसी के बारे में सवाल है। सो द लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर इंडिया किसके लिए मिला है सपोर्ट? कोविड 19 को फाइट करने के लिए। विल बी यूटिलाइज प्राइमरीली टू फंड विच स्कीम? अब देखिए, हेल्प तो मिल गई कोविड 19 की रिकवरी के लिए, पर स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक पर्पस भी होता है, ये जेनरिक हेल्प नहीं होती। तो इसीलिए मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा है यहां से कि वर्ल्ड बैंक का जो फाइनेंशियल सपोर्ट आने वाला है लगभग $1 बिलियन का, वो किस स्कीम के लिए प्राइमरीली इस्तेमाल करा जाने वाला है? बताइए आंसर। बी ऑप्शन इज द आंसर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अब यहां पे पहले सवाल देख लो, मतलब पूरा आर्टिकल देख लो। इकोनॉमिक्स फील्ड से आर्टिकल था, द हिंदी न्यूज़पेपर से, वेरी इंपॉर्टेंट। द सेंटर, देखो हम ग्रांट्स की या लोन्स की बातें तो बहुत करते हैं अमाउंट की, पर एक्चुअली किस स्कीम में यूज करने वाली बात है उस पर बातें कम होती है, इसलिए आज उसकी बात करेंगे। सो सेंटर मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग अनदर $1 बिलियन लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक टू सपोर्ट इट्स कोविड 19 रिलीफ मेजर्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द पुअरेस्ट एंड मोस्ट वल्नरेबल कम्युनिटी। अब इसका ब्रेकअप बता दूं, एक बात तो समझ लो यहां पे कि मिला के, हाँ ये देखो। सो द बैंक हैड ऑलरेडी अप्रूव्ड अ $1 बिलियन लोन टू सपोर्ट इंडियाज हेल्थ सेक्टर। तो हेल्थ सेक्टर के लिए $1 बिलियन तो वर्ल्ड बैंक पहले ही दे चुका है, $1 बिलियन अभी भी दे रहा है, मिला के कितना हो गया? टोटल इज $2 बिलियन। अब देखिए, अब ये जो नया फंडिंग दिया है उसका यूज, द न्यू सपोर्ट विल बी फंडेड इन 2 फेजेस। ठीक, पहला होगा $750 मिलियन का, मतलब लगभग 5,600 करोड़ रुपए का, ये रहा। विल बी मेड इमीडिएटली, ये मतलब पहला सपोर्ट इमीडिएटली हो जाएगा टू हेल्प फंड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए, विच द सेंटर अनाउंस्ड इन मार्च टू स्केल अप कैश ट्रांसफर एंड फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन टू वल्नरेबल कम्युनिटीज, पेंशनर्स एंड पुअर वर्कर्स एंड प्रोवाइड इंश्योरेंस सपोर्ट टू हेल्थ वर्कर्स। तो ये जो गरीब कल्याण योजना है, पहला हिस्सा जो $750 मिलियन का जो इमीडिएटली आने वाला है, वो इसको दिया जाएगा। ठीक है, और जो सेकेंड पार्ट होगा, द सेकेंड फेज, जिसमें बचा हुआ $250 मिलियन होगा, मतलब लगभग 1900 करोड़ रुपए, दैट विल बी वो पोस्ट जुलाई 2020, उसके बाद मतलब जुलाई 2020 के बाद होगा। ये तो अभी पहला वाला तो अभी आ जाएगा। दिस विल बी यूज टू फंड एडिशनल कैश एंड इन काइंड बेनिफिट्स बेस्ड ऑन लोकल नीड्स थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड पोर्टेबल सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम। वो इस काम के लिए होगा। पहला वाला गरीब कल्याण योजना के लिए होगा। क्लियर है बात? एंड बाकी पूरी कहानी यहां पे लिखी हुई है, पर मेन बात मैंने आपको बताई। ठीक है, सो दिस प्रोग्राम विल सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एफर्ट टुवर्ड्स अ मोर कंसोलिडेटेड डिलीवरी प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल टू बोथ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशंस अक्रॉस स्टेट बाउंड्रीज। वही उसका डिटेलिंग करी हुई है, बट मेन चीज इस पैराग्राफ में थी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? स्कीम का नाम पूछ सकते हैं आपसे। ओके, अब यहां पे 3 सवाल और बचे हैं, 8, 9, 10। तीनों सवाल पहले बता रहा हूं, उनके आंसर बता रहा हूं। ये तीनों सवाल मैं पीआईबी से लाया हूं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के आर्टिकल जो होते हैं, रिलीज होती हैं प्रेस रिलीज, उसमें से। तो पहले तीनों सवाल और उसके आंसर बता रहा हूं, आंसर ध्यान से देखना, फिर आर्टिकल साथ में देखेंगे उसका। ठीक है, चलो। तो पहला सवाल कि जो ये देखिए, इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स ऑफ मिनरल प्रोडक्शन, उसका बेस ईयर पूछा है। सो व्हाट इज द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग इंडेक्स ऑफ मिनरल प्रोडक्शन ऑफ माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर? ठीक है, तो जो माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर होता है, उसमें जो इंडेक्स निकालती है, किसका इंडेक्स? मिनरल प्रोडक्शन का, उसका बेस ईयर बताना है आपको। ठीक है, तो जीडीपी के बेस ईयर की तो बहुत बातें चलती रहती हैं, यहां पे मिनरल प्रोडक्शन का बेस ईयर, क्योंकि न्यूज में आया है, पूछ सकते हैं। थोड़ा यूनिक सवाल है बट वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर देख लीजिए, 2011-12 इज द बेस ईयर। डिटेल में बताऊंगा अभी आपको। एक साल और देखो नाउ, उसी आर्टिकल से दो खबरें थी, एक सुन ली, दूसरा ये देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल शोड हाईएस्ट प्रोडक्शन ग्रोथ इन मार्च 2020 एज कंपेयर टू मार्च 2019? तो किसकी हाईएस्ट ग्रोथ रही है इन मिनरल्स में से? क्रोमाइट, आयरन ओर, मैंगनीज ओर या कोल? द आंसर इज क्रोमाइट। बाकी ग्रोथ में बताऊंगा आपको। मैंगनीज तो नेगेटिव में चला गया था, बाकी पॉजिटिव में थे। आपको डिटेल में नंबर सभी आर्टिकल में बताऊंगा, दे आर इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन देखो, फिर आर्टिकल पे चलते हैं। ARCI एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इट हैज डेवलप्ड नेक्स्ट जनरेशन बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट्स। तो जो मेटल इम्प्लांट्स होते हैं, उनका बायोडिग्रेडेबल वर्जन बनाया है ARCI ने। डिटेल किस किस चीज से इम्प्लांट बनाया नया वाला, और पहले क्या यूज होता था, ये दोनों बातें जरूरी है कि पहले इम्प्लांट कैसे बनते थे, अब ये कैसे बना रहे हैं। ठीक है, वो आर्टिकल में बताऊंगा आपको। आपको पहले ये बताना है कि ARCI इंस्टीट्यूट कहां लोकेटेड है, एंड द आंसर इज हैदराबाद। हैदराबाद, ठीक है। चलो, अब दोनों बातों का आर्टिकल देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है खबर, देखिएगा। इसलिए मैंने उसको थोड़ा साथ में मर्ज कर दिया।
पहले तो मिनरल वाले की बात कर लेते हैं, ये रहा मिनरल वाले की बात, ये देखो। सो मिनरल प्रोडक्शन ड्यूरिंग मार्च 2020 प्रोविजनल डेटा आ चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की तरफ से रिलीज करा गया है, पीआईबी के वेबसाइट में, आपको मैंने बोला था ना मिनिस्ट्री के मिल जाता है, वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। चलो देख लो। So the index of mineral production of mining and quarrying sector for the month March 2020 बेस ईयर, ये देखो इसकी बात कर रहा था। बेस ईयर क्या होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, 2011-12, इसको 100 मान के कहानी आगे बढ़ती है, ठीक है। तो इंडेक्स कितना आया है मार्च 2020 में, 132.7, which was exactly the same as compared to level in the month of March 2019। और क्यूमुलेटिव ग्रोथ कितनी आई है अप्रैल मार्च, मतलब इस पूरे अप्रैल टू मार्च 2019-20, ये जो पूरा साल चला है उसकी यहां पे बात हो रही है, इट हैज ओवर द करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर हैज बीन 1.7%, ठीक है। मतलब कि ये जो अप्रैल 2019 से मार्च 2020, इस पूरे साल में जो ग्रोथ है एज कंपेयर टू द सेम पीरियड प्रीवियस साल का, तो एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर यहां पे ग्रोथ 1.7% की आई है। ये नहीं पूछेंगे मुझे लगता, मतलब आप याद कर लीजिए, दैट इज फाइन, बट मेन चीज यहां पे ये कौन रिलीज करता है, माइनिंग एंड मिनरल स्टैटिस्टिक्स डिवीजन ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, यहां से रिलीज होता है। अब देखो, आपको इंपॉर्टेंट मिनरल्स का जो प्रोडक्शन डेटा है मार्च 2020 का वो भी दिया गया है। फॉर एग्जांपल कोल कितना है 958 लाख टन, लिग्नाइट कितना है 42 लाख टन, नेचुरल गैस, ये पूरी कहानी यहाँ पे दी हुई है। आई फील इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये तो डेटा है, मतलब कि आप एक बार रीड जरूर कर लो, जो बातें इंपॉर्टेंट नहीं उसको आधा मिनट लाके रीड कर लिया करो, ठीक है। पर इंपॉर्टेंट यहां पे बन सकता है कि अगर मैं ग्रोथ की बात करता हूं, कौन सी ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ द मिनरल्स ड्यूरिंग मार्च 2020 एज कंपेयर टू मार्च 2019। अब देखो पॉजिटिव फेज में कौन थे, ये पॉजिटिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, क्रोमाइट हाईएस्ट दिख रहा है यहां पे, कितना है 15.9%, आयरन और 8.3%, और कोल कितना है 4.3%। बाकी ज्यादातर नेगेटिव में रहे हैं। गोल्ड देख लो कितना है -42.5%, मैंगनीज और -38%, लेड कॉन्सेंट्रेट -26.3%, और यही कहानी। तो हाईएस्ट पॉजिटिव क्रोमाइट का आया है लगभग 16% के आसपास, 15.9%। हाईएस्ट नेगेटिव गोल्ड का है -42.5%। ये ग्रोथ वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। तो फैक्ट्स ज्यादा है बट इसमें भी कुछ खबरें जरूरी हैं, बेस ईयर की वैल्यू, ग्रोथ रेट, उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव का जो यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी आर्टिकल पूरा एक बार पढ़ना चाहिए आपको, दिस इज इंपॉर्टेंट। चलो अब ये तो दोनों सवाल, क्रोमाइट वाला भी यहां से होगा और बेस ईयर वाला भी यहां से हो गया। आखिरी सवाल जो मैंने आपसे पूछा था वो ये था, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर दें इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। अब पहले इंस्टीट्यूट का नाम देख लो, ARCI साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड नेक्स्ट जनरेशन बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट्स। अब यहां देखिएगा, इंस्टीट्यूट का नाम पहले देख लो कि ARCI का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, लंबा सा नाम है। दूसरा एक और इंस्टीट्यूट में पार्टिसिपेट किया है, श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। बोथ आर ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स अंडर DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दे हैव जॉइंटली डेवलप्ड न्यू जनरेशन आयरन मैंगनीज बेस्ड अलॉयज फॉर बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट्स फॉर यूज इन ह्यूमन। कई फॉर एग्जांपल ऑर्थोपेडिक ऑपरेशंस वगैरह में जो इम्प्लांट्स लगते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे घुटने में कुछ प्रॉब्लम आ गई किसी तरह की, मतलब जैसे कई बार कुछ बाहर से इम्प्लांट करना पड़ रहा है अंदर की बोन को सपोर्ट करने के लिए, वो सब इम्प्लांट्स कहलाते हैं। आप में से कई लोगों ने ऐसे ऑपरेशंस देखे होंगे, उन्हें इम्प्लांट्स बोलते हैं। अब ये नए बायोडिग्रेडेबल टाइप के आ गए हैं और बनाए, दिस लाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कैसे बना है, आयरन मैंगनीज बेस्ड अलॉयज फॉर बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट्स फॉर द यूज इन ह्यूमंस। इस एक लाइन से पूरा काम बन जाएगा आपका, ठीक है। चलो आप सबसे पहले देख लो, ये जो इंस्टीट्यूट है श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये तिरुवनंतपुरम में है, और ARCI हैदराबाद में, देखो वेबसाइट, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल, ARCI, ठीक है। और इट इज अ ऑटोनॉमस R&D सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वेबसाइट काफी बढ़िया है, ये आप देख सकते हैं, पूरा ग्राफिक से भरी हुई, ये देख लीजिए, ठीक है। अब इसका कॉन्टैक्ट अस देखेंगे तो इधर देखो, यहां पे मुझे मिला था कि कहां पे है ये, इट इज इन हैदराबाद, तेलंगाना, क्लियर। तो हैदराबाद में है तो आपको पता करना पड़ेगा। अब यहां पे एक चीज और ध्यान रख लो कि इससे फायदा क्या है, वो मेन चीज यहां मिलेगी आपको इस पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ की बात कर रहा हूं, ठीक। सो आयरन मैंगनीज बेस्ड अलॉय
Fe मतलब आयरन, फेरम से जो आयरन बोलते हैं, Mn मतलब मैंगनीज। इसमें Mn कंपोजिशन मोर देन 29% होगा बाय वेट। इट इज अ प्रॉमिसिंग बायोडिग्रेडेबल मेटालिक इम्प्लांट विच एग्जिबिट्स सिंगल ऑस्टेंटिक फेस। ऑस्टेंटिक मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? नॉन मैग्नेटिक फॉर्म ऑफ आयरन विद MRI कंपैटिबिलिटी। ये है उस आइटम या प्रोडक्ट की डिटेलिंग। ठीक है, 29% बाय वेट मैंगनीज रहेगा और बायोडिग्रेडेबल तो है ही इसमें। वो तो आप जानते हैं कि नॉन मैग्नेटिक फॉर्म ऑफ आयरन होता है, मतलब जानते नहीं, मतलब इसमें लिखा है तो इतना समझ सकते हैं। आई नो कि इसमें डिटेलिंग की जरूरत नहीं है आपको। जैसे ये ऑस्टेनेटिक जो होता है, ऑस्टेनेटिक जो होता है ये अपने आप में एक प्रॉपर नया टॉपिक बनता है। ठीक है, उसमें हमको जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना जान लीजिए ऑस्टेनेटिक का मतलब होता है कि इट इज अ नॉन मैग्नेटिक फॉर्म ऑफ आयरन, दैट्स ऑल। ठीक है, और एमआरआई कंपेटिबिलिटी तो है ही। यहां पे ये पैराग्राफ और पढ़ लो फिर कहानी खत्म। ठीक, अब ये जो आयरन मैंगनीज अलॉय है, it exhibited 99% density with impressive mechanical properties and behaved as a non-magnetic material even under strong magnetic field of 20 टेस्ला। तो जब 20 टेस्ला तक, टेस्ला इज द फील्ड मतलब यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसमें भी इन्होंने नॉन मैग्नेटिक बिहेव किया। और यहां पे देख लो, अब देखिए अभी किससे बनते हैं, वो मैं जो बात बोल रहा था आपसे। दीज प्रॉपर्टीज आर कंपेरेबल टू प्रेजेंटली यूज्ड परमानेंट टाइटेनियम एंड स्टेनलेस स्टील मेटालिक इम्प्लांट्स। तो ये प्रॉपर्टी जो अभी यूज है उनके बराबर ही कंपेरेबल मानी जाती हैं। प्लस ये लोग बायोडिग्रेडेबल भी है। तो अभी किससे बन रहा था? टाइटेनियम से और स्टेनलेस स्टील मेटालिक इम्प्लांट्स। ठीक है, अब बाकी यहां पे बताया गया है कि इनका डिग्रेडेशन रेट की बात करी गई है। ठीक, अब उसका मतलब समझिए। The iron manganese alloys exhibit mechanical integrity for 3 to 6 months and completely disappear from the body in 12 to 24 months। देखिए, मेरी बॉडी में बोन्स को सपोर्ट करने के लिए मैं इंप्लांट्स लगाऊंगा। अब वो इंप्लांट कुछ समय तक बॉडी को सपोर्ट करने चाहिए, करेंगे कितने महीने तक? 3 से 6 महीने तक। उसके बाद लगभग 12 से 24 महीने तक अपने आप डिसअपियर हो जाएंगे। तो वो बॉडी का परमानेंट पार्ट्स नहीं बनेंगे, सो दे आर बायोडिग्रेडेबल। तो जब तक सपोर्ट, और ऐसा नहीं कि भाई शुरू से डिग्रेड होना शुरू हो जाए, पहले तो सपोर्ट करना पड़ेगा ना। तो तब तक सपोर्ट करेंगे, उसके बाद 12 से 24 महीने में डिग्रेड कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे। क्लियर है बात? तो इस मामले में ये चीज बहुत बढ़िया है। ठीक, एंड ड्यूरिंग द डिग्रेडेशन प्रोसेस कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट ऑन द इम्प्लांट ड्यू टू लोकल alkalization and saturation of calcium and phosphate allow the cells to adhere onto the surface to form tissues। ठीक है, तो जो लोकल एल्कलाइजेशन होगा उसके कारण जो कैल्शियम फॉस्फेट की डिपॉजिट की बात हो रही है, तो इस पूरी कहानी में यह होता है कि ये जो डिपॉजिट बनेंगे किससे? कैल्शियम फॉस्फेट के। उससे क्या होगा? जो बॉडी के सेल्स हैं, इट विल हेल्प इन अडियरिंग ऑन टू द सर्फेस टू फॉर्म द टिश्यूज। ठीक है, तो जो बेसिकली सेल्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना है, उस प्रोवाइड करवाने में कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इतनी कहानी इस पूरे आर्टिकल के लिए फ्रेंड्स काफी है। बाकी डिटेलिंग तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो, डायमीटर, लेंथ, वॉल थिकनेस, पूरी कहानी दी है। ये मिलीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर पूरा समझाया गया है यहाँ पे। पर जितनी कहानी मैंने बताई है आपको, खासकर ये अभी किससे बनाते हैं ये भी खबर जरूरी है। और नए वाली क्वालिटी पूरी बता दी मैंने आपको, इतना काफी रहेगा और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फोटोज यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लियर है बात? डिटेल तो देखो बाकी और ग्राफ व्राफ सब बना के यहाँ पे दिया हुआ है, पर जितनी जानकारी मैंने समझाई उतना बेसिस काफी रहेगा और डिटेल मैंने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज 16 मई के टॉप 10 क्वेश्चंस। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिए फ्रेंड्स। आपके फीडबैक इंप्रूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा बुरा जो भी है कमेंट करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल से वीडियो बिल्कुल टाइम पे आएगा, निश्चिंत रहेगा। कल सुबह मिलते हैं। थैंक यू।